हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 11th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है सेकंड चैप्टर। और आज के लेक्चर में हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, विमा एवं विमीय सूत्र। आप पहली बार सुन रहे होंगे कि विमा क्या होती है। तो विमा और विमीय सूत्र क्या है, इनकी चर्चा आज होगी। दैट इज डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। सबसे पहले विमा पढ़ेंगे, फिर विमीय सूत्र पढ़ेंगे, एक साथ ही पढ़ेंगे वैसे। डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। आज ये कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम लोग, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बच्चों देखें, इसको समझने से पहले हमें थोड़ा बैक में जाना होगा। ठीक है, आप मूवी देखते हैं उसमें फ्लैशबैक में चले जाते हैं, पुरानी यादें। तो देखिए, आप जब इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, जब आपने स्टार्टिंग की थी, तो स्टार्टिंग में हमने मूल राशियां पढ़ाई थी। तो पहले उनकी चर्चा करते हैं। मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटी। मूल राशियां बच्चों हमने पढ़ाई थी कि वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, उन्हें किसी अन्य राशि से प्राप्त नहीं किया जा सकता, मूल राशियां कहलाती हैं। ये ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, पहले पढ़ा चुके हैं। बस यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं। एक बच्चों आपने पढ़ी थी द्रव्यमान, मास यानी लंबाई, फिर आपने पढ़ा था समय, ये हेडिंग डाल दें, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ताप कह लें या तापक्रम कह लें, ताप, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता के बाद तो अच्छा लग गया। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये बच्चों मूल राशियां हैं 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इनके अलावा इनको अगर हम छोड़ दें तो आप फिजिक्स में जो भी राशि पढ़ेंगे वो सब व्युत्पन्न राशियां होंगी। क्या होंगी? व्युत्पन्न राशियां। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले व्युत्पन्न राशियां सीख लीजिए, क्योंकि हम जो भी चर्चा करेंगे विमा की या विमीय सूत्र की, वो सब व्युत्पन्न राशियों की ही होगी। व्युत्पन्न राशियां। अब बच्चों आपसे कोई ये छटवाए कि इन राशियों में से ये बताइए कि कौन सी राशि मूल राशि है और कौन सी राशि व्युत्पन्न राशि है। तो कितना आसान है, आप 7 मूल राशियां याद कर लीजिए। इनको छोड़ के आपको जो भी राशि दिखाई दे वो कैसी होगी? व्युत्पन्न। हाँ, लेकिन 2 राशियां आपने और पढ़ी थी, पूरक राशियां, उनको और छोड़ देते हैं। 7 तो ये और 2 पूरक राशियां, उनको पूरक राशियों की कैटेगरी में रख दिया है, कोण और घनकोण को। तो इन 9 राशियों को छोड़कर 7 तो ये और 2 पूरक राशियां यानी कोण और घनकोण, इन 9 को याद करना है आपको। बाकी की जो भी आपको राशि मिले आप आंख बंद करके बिना सोचे समझे कह देंगे कि ये व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशि पहचानना बहुत आसान होगी। और फिजिक्स में आप बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां पढ़ेंगे, वो सब इन्हीं से मिलकर बनी होंगी। तो जो राशियां मूल राशियों से मिलकर बनती हैं वही क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां।
या ऐसे कह लें दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनी राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो इनकी संख्या तो अनगिनत है बच्चों, आप जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे एक न एक नई राशि पढ़ते चले जाएंगे। जैसे आप अब तक बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां पढ़ते आए हैं, इनको छोड़कर जैसे चाल, वेग, बल, ऊर्जा, दाब, घनत्व एक्सेट्रा, संवेग, कोणीय संवेग, जड़त्व आघूर्ण, ये सब इन्हीं से मिलकर बनेंगे बच्चों। तो कितनी आसान परिभाषा हो गई इसकी, आप कॉपी पेंसिल उठाइए, मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। कैसे भी कह लो भाई, सेंस समझ में आना चाहिए। या ऐसे कह लें दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनी भौतिक राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। कैसे भी कह लें, जैसे उदाहरण से मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने एक राशि ले ली चाल, तो चाल बराबर बच्चों क्या हुआ, द्रव्यमान, कहाँ पहुंच गए, घनत्व की बात करने लगे। चाल बराबर दूरी बटे समय। मैं अगली राशि सोच रहा था तो उसका लिखने लगा। जैसे मैंने चाल का सूत्र लिखा बच्चों कि चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका इसलिए लिखा कि आप इसको पढ़ के आए हैं पिछली कक्षाओं में, इतना तो बच्चों आप सीख के आए हैं। तो इसमें देखें दूरी क्या है, लंबाई है, और समय ये है। तो ये इन दो राशियों से, इन दो मूल राशियों से मिलकर क्या बना, चाल। समझ गए। तो ये कैसी राशि हुई, व्युत्पन्न राशि हुई बच्चों। तो आप कोई सी राशि उठा के देख लेना, सब इन्हीं से मिलकर बनी होंगी। क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है भाई। लंबाई और चौड़ाई है तो दोनों ही लंबाइयाँ, चौड़ाई भी एक लंबाई ही है, दूरी ही है। तो ये मूल राशियों से ही मिलके बना। आयतन में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आएगा, ऊंचाई भी लंबाई है, चौड़ाई भी लंबाई है। तो इस मूल राशि से मिलके बनना है आयतन। द्रव्यमान, घनत्व की बात करें, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अभी मैंने बताया कि आयतन लंबाई से मिलकर बना था, और द्रव्यमान भी मूल राशि है, तो घनत्व में भी सब मूल राशियां आ गई। तो ये देखिए बच्चों, इस तरीके से ये व्युत्पन्न राशियां हैं। आगे जब विमाएं निकालेंगे तो बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां लिखेंगे, तो अभी ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे। अभी आपने ये सीख लिया कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है, ठीक है। और इनके जो मात्रक होंगे व्युत्पन्न राशियों के, वो क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकालेंगे। अब बच्चों जैसे चाल का मात्रक निकालना है तो दूरी बटे समय, दूरी लंबाई का हमने ऐसा ही मात्रक लिखे थे इन मूल राशियों के, आपको ध्यान होंगे। तो दूरी मीटर में नापते हैं, बटे समय सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। जैसे इसका मात्रक अगर देखें तो मीटर बटे को प्रति लिख देते हैं, और समय किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं, तो मीटर पर सेकंड हो गया। क्षेत्रफल का देखना है, इसका मात्रक देखना है बच्चों, तो मीटर लंबाई मीटर में नापी जाएगी, चौड़ाई मीटर में नापी जाएगी, तो मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। घनत्व का निकालें तो द्रव्यमान किलोग्राम में नापते हैं, किलोग्राम प्रति। आयतन का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन में क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, तो क्या हो गया, मीटर क्यूब, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इस तरीके से ये व्युत्पन्न मात्रक हैं इन व्युत्पन्न राशियों के। तो अनगिनत व्युत्पन्न राशियां, ये थोड़ी कि सर आप सभी व्युत्पन्न राशियां पढ़ा दो, ऐसे थोड़ी है। आप पढ़ते जाएंगे, 12th तक पढ़ेंगे अभी फिजिक्स, आगे भी पढ़ सकते हैं ग्रेजुएशन में। 12th तक आप जब पढ़ेंगे, 12th का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक आप बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां सीख चुके होंगे, और वहां क्रम से मात्रक पढ़ते चले जाएंगे। संवेग पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पढ़ेंगे, तो गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पढ़ेंगे, बहुत सारी अनगिनत व्युत्पन्न राशियां हैं। विद्युत धारा पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, विद्युत आवेश पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर बच्चों आप व्युत्पन्न राशियां सीख गए। तो इनको आप कॉपी पे लिखेंगे, व्युत्पन्न राशियों को और व्युत्पन्न मात्रकों को, कम से कम 10-15 व्युत्पन्न राशियों के सूत्र लिखेंगे मूल राशियों के पदों में, और
उनके मात्रक निकालेंगे। व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकाला जाएगा बच्चों? व्युत्पन्न राशि का सूत्र लिखिए मूल राशियों के पदों में, और मूल राशियों के मात्रक आपको सबको पता है। देखिए मैं एक बार फिर बोलता हूँ, द्रव्यमान किलोग्राम में, लंबाई मीटर में, समय सेकंड में, ताप केल्विन में, विद्युत धारा एम्पियर में, ज्योति तीव्रता कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। सब पढ़ा चुका हूँ मैं, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा। फिर उन मात्रकों को वहां रख देंगे, व्युत्पन्न राशियों के व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात हो जाएंगे। तो ये रहा आपका होमवर्क। क्या क्या करके लाएंगे? व्युत्पन्न राशि लिखेंगे, उसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर उनके व्युत्पन्न मात्रक निकालेंगे। और व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा तो बहुत आसान है कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब चलिए कम टू द पॉइंट, अब चलते हैं विमा एवं विमीय सूत्र पर। तो अभी बच्चों आपने देखा कि कोई भी व्युत्पन्न राशि जो होती है वो मूल राशि से ही मिलकर बनी होगी। तो व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करने के लिए हमें विमाओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो विमा क्या हुई? अब होता क्या है कि व्युत्पन्न राशि में कोई एक मूल राशि कितनी बार शामिल है। जैसे आयतन हमने देखा, तो इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तीनों लंबाइयां हैं, यानी लंबाई 3 बार शामिल है इसमें। ये मूल राशि आयतन में 3 बार आ रही है। तो कौन सी मूल राशि कितनी बार आ रही है, कितनी बार शामिल है, यही कॉन्सेप्ट सीखना है विमा। ठीक है बच्चों, तो एक तरीके से परिभाषा बनाएं। तो विमा क्या हुई? विमा की परिभाषा लिखते हैं पहले, तब आगे चर्चा करेंगे। किसी भौतिक राशि की विमाएं किसी भौतिक राशि, यहां भौतिक राशि का मतलब किससे है बच्चों? व्युत्पन्न राशि से ही है। व्युत्पन्न भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि, अंडरस्टूड है, बार बार व्युत्पन्न नहीं लिखना है। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं, वे घातें होती हैं जो उस भौतिक राशि को, जो उस भौतिक राशि को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करने के लिए लगाया जाता है। करने के लिए लगाया जाता है। तो जल्दी जल्दी लिखता हूं मैं। तो अभी बात समझ में आई नहीं होगी आपके। तो किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जो उस भौतिक राशि को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, बच्चों सेंटेंस तो सही बन रहा है, पढ़ने में ओढ़ तो नहीं लग रहा, एक बार पढ़ लेते हैं। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जो उस भौतिक राशि को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करने के लिए लगाई जाती हैं। ऐसे लगाई जाती हैं। घातें, हाँ घातें संज्ञा को देख करके लगाई। ठीक है, लगाई जाती है। ओके, अब पढ़ने में सही लग रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है बच्चों कि अभी आपने देखा कि व्युत्पन्न राशि मूल राशियों से ही मिलकर बनी होगी, उसी के पदों में हम उसको व्यक्त करेंगे। तो कोई भौतिक राशि कई बार शामिल हो सकती है उसमें, तो वो घात के रूप में लिखी जाएगी, वही उसकी विमा होगी।
तो मूल राशियों के पदों में व्यक्त करने के लिए इन मूल राशियों को किन किन संकेतों से प्रदर्शित करते हैं, पहले वो समझ लीजिए। द्रव्यमान को हम m से लिखेंगे, यानी जब आप m लिखा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि द्रव्यमान की बात हो रही है, और इनको बड़े कोष्ठक में लिखते जाइए। और लंबाई को l से लिखिए और समय को t से लिखिए। एक बात बता दूं बच्चों, कुछ किताबों में ये लिखा होता है कि द्रव्यमान की विमा m है, लंबाई की विमा हम विमा लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, ये विमा नहीं है। विमा तो घात होती है, अभी बताएंगे आगे। कुछ किताबों में भ्रम पैदा कर देते हैं, तो ये ना सोचें, ये संकेत हैं कि द्रव्यमान को लिखने का एक संकेत m, लंबाई को l, समय को t से लिखेंगे। यानी t लिखा है तो हम क्या समझ जाएंगे कि समय की बात हो रही है। ताप को k से लिखेंगे, ये विमाएं नहीं है बच्चों। और विद्युत धारा को किससे लिखेंगे, a से लिखेंगे, ये संकेत हैं। और ज्योति तीव्रता को CD से लिखेंगे। और पदार्थ की मात्रा को मोल से लिखेंगे। तो बच्चों इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, मेरे शब्दों पर गौर करिए कि ये मैंने विमाएं नहीं लिखी हैं, मैंने संकेत लिखे हैं इन मूल राशियों के। ध्यान रखेंगे कि ज्योति CD लिखा मिल गया तो आपका दिमाग तुरंत सोच लेगा कि ज्योति तीव्रता की बात हो रही है। K लिखा मिल गया तो तुरंत सोच लेंगे कि ताप की बात हो रही है। अब विमाएं क्या हैं उनको सीखते हैं। तो देखिए, अभी हम फिर बात करते हैं यहाँ पर। अब पहले बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। अब समझाता हूँ कि विमा क्या है और विमीय सूत्र क्या है। तो देखें बच्चों, आसान बात से चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं क्षेत्रफल से। व्युत्पन्न राशि है तो मैंने अभी बताया था, अब जो भी चर्चा होगी सब व्युत्पन्न राशियों की होगी। क्षेत्रफल से चलते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। तो देखें, अब लंबाई को हम L से लिखेंगे, L से लिख दिया। चौड़ाई भी लंबाई है, L से लिखेंगे और बड़े कोष्ठक में लिखेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो L इंटू L, इसका मतलब क्या हो गया कि क्षेत्रफल में लंबाई 2 बार शामिल है। तो ये जो घात है 2 की, वही क्या है बच्चों, विमा है, ये विमाएं नहीं है। L2, इसे L स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, L2 पढ़ेंगे। ये विशेष रूप से ध्यान से सुने, इसे क्या पढ़ेंगे, L2, यानी लंबाई 2 बार शामिल है, 2 बार शामिल हो गई इसमें, 2 बार आ रही है लंबाई। L2, L स्क्वायर नहीं, और बड़े कोष्ठक में लिखना ना भूलें, ये एक परंपरा है, ट्रेडिशन है ये। तो बच्चों क्या लिखेंगे कि क्षेत्रफल में इसका विमा क्या हुई, क्षेत्रफल में लंबाई की विमा 2 है, लंबाई की विमा 2 है, अर्थात लंबाई 2 बार शामिल होगी इसमें। और ये जो व्यंजक है L2, ये विमीय सूत्र कहलाएगा। विमा तो घात होगी बच्चों, और ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखा, जो व्यंजक लिखा, ये क्या कहलाता है, विमीय सूत्र। तो दोनों में अंतर समझ गए विशेष रूप से। अब जैसे मैं आयतन की बात करूं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो बच्चों लंबाई L, चौड़ाई भी L, ऊंचाई भी L, क्योंकि सब लंबाइयां हैं, दूरी हैं। तो L क्यों नहीं पढ़ेंगे, L3, अर्थात आयतन में लंबाई 3 बार शामिल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जैसे ऊपर लिखा था कि आयतन में लंबाई की विमा 3 है, तो विमीय सूत्र क्या हुआ, L3। ये पूरा व्यंजक विमीय सूत्र हो गया। समझ रहे हैं दोनों में अंतर। अब देखें, जैसे मैं बात करता हूं चाल की, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी लंबाई हुई L, ठीक है बच्चों, और समय T, तो कितना आ गया, LT -1 पढ़ेंगे इसको,
ये तो LT-1 क्या हो गया, चाल का विमीय सूत्र, वो एक्सप्रेशन ये बता क्या रहा है कि लंबाई की विमा 1 है क्योंकि घात 1 है और समय की विमा -1 है, ठीक है, -1 से मतलब अपॉन में है, वो भाग हो रहा है समय का। तो देखिए मूल राशियों के बारे में जानकारी मिल रही है, तो इस चाल को हमने मूल राशियों के रूप में व्यक्त कर दिया। लंबाई को, ये L का मतलब लंबाई हो गया, T का मतलब समय हो गया, तो ये मूल राशियों के पदों में व्यक्त हो गया। यही एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र को कैसे परिभाषित करेंगे, तो कुछ बच्चे परिभाषा ज्यादा पूछना चाहते हैं कि सर इसकी परिभाषा लिखो, तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों विमीय सूत्र और विमा सीख गए आप। तो बच्चों विमीय सूत्र को भी अगर डिफाइन करना चाहें तो मैं लिख दूं या बोल देता हूं, आप लोग लिख लेना। देखें बच्चों, वीडियो को पॉज कर करके लिखते जाना। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह बताता है कि उस भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशियां किस किस प्रकार शामिल हैं या कितनी कितनी बार शामिल हैं, कैसे भी कहें, समझिए, यही तो बताता है। एक बार फिर सुन लें कि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि उस भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशियां किस किस प्रकार शामिल हैं। लिख लेंगे। अब होता क्या है वो तो समझ गए ना बच्चों आप। अब विमीय सूत्र निकालने हैं आपको भौतिक राशियों के, यानी व्युत्पन्न राशियों के, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के, क्योंकि मूल राशियों को तो हमने संकेतों से यहाँ लिख ही दिया। इन्हीं संकेतों के आधार पर उन व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों में तोड़ना है, सीधी सीधी बात, और हमें क्या मिल जाएगा, विमीय सूत्र मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने चाल तक के निकाल दिए थे, चाल निकाल दिया था, ठीक है बच्चों। अब जैसे वेग का निकालना चाहें तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन भी एक क्या है, दूरी ही है, वो लंबाई ही है, विस्थापन बटे समय। तो इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, विस्थापन L हो गया और समय T हो गया बच्चों। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा, LT-1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ T पर 1 की घात है, ऊपर आके -1 थी। तो ये वेग का विमीय सूत्र। ठीक बच्चों, अब त्वरण की बात करें, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, या समय लिख दो, टाइम इंटरवल या टाइम लिख दो। वेग परिवर्तन, तो वेग की ही डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, LT-1 ये तो निकाली थी, बटे समय T लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, T ऊपर आके -1 और -1 -2, तो LT-2। तो आपको मोस्टली इन 3 मूल राशियों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इनका तो कम इस्तेमाल होगा, अभी 11th में इन्हीं का ज्यादा इस्तेमाल होगा, कहीं कहीं इसका भी हो जाएगा, होना तो सबका ही है बच्चों, लेकिन अधिकांशतः ये इस्तेमाल होगा। तो LT-2 त्वरण का विमीय सूत्र आ गया बच्चों, आ गया कि नहीं। अब ऐसे ही निकालते चलते हैं बच्चों, ठीक है। अब बल पे चलते हैं। इसके लिए आपको इनके सूत्र याद होने चाहिए बच्चों कि वो राशि किन किन मूल राशियों से मिलकर बनी है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण पढ़ा है आपने, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो देखें द्रव्यमान वहां दिख रहा है आपको m, द्रव्यमान को किस संकेत से लिखेंगे, m, ठीक है, इनटू त्वरण का भी निकाला है विमीय सूत्र LT-2, इनको मिला के लिख दें एक ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में ही लिखेंगे MLT-2। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, विमीय सूत्र है बल का MLT-2, त्वरण का LT-2, वेग का LT-1। तो ये आपको रटने नहीं है बच्चों, ये आपको याद हो जाएंगे, कुछ यहीं तक याद कर लें, बाकी के इन्हीं की जरूरत पड़ती रहती है। बल का याद कर लें, याद तो कुछ नहीं करना, सूत्र याद हो तो ऐसे ही निकाल लें।
लेकिन ज़्यादातर ये इस्तेमाल होंगे आगे, बल है, त्वरण है, वेग, इनके तो 3 के याद रखो जिससे जल्दी जल्दी इनका प्रयोग कर सको। जैसे आगे और चलूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों इसे तो मैं हटा ही देता हूँ, या लिखा रहने दीजिए क्योंकि जरूरत पड़ सकती है किसी भी मान। तो ये विनिमय सूत्र आपने देख लिए और आगे बढ़ते हैं। तो इनकी कोई सीमा नहीं है बच्चों, जितनी भौतिक राशियां हैं मैं बस ये सिखा रहा हूं आपको, ये थोड़ी कि सभी भौतिक राशियों के विनिमय सूत्र निकालना यहाँ सिखा दूंगा ही। आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे 11th में ही नई नई भौतिक राशियां पढ़ते जाएंगे, वहीं साथ के साथ विमा भी निकालते चले जाएंगे, विनिमय सूत्र भी निकालते चले जाएंगे। आगे पढ़ेंगे आप पृष्ठ तनाव पढ़ेंगे, श्यानता पढ़ेंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ेंगे, पृष्ठ तनाव पढ़ेंगे, रेखीय प्रसार गुणांक पढ़ेंगे, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक पढ़ेंगे, विशिष्ट ऊष्मा पढ़ेंगे, गुप्त ऊष्मा पढ़ेंगे, बहुत सारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां पढ़ेंगे। तो अभी तो समझ में भी नहीं आएंगी। तो अभी आप अब तक जितनी जानते हैं उनकी मैं विमाएं या विनिमय सूत्र निकालना सिखा रहा हूं। बल के बाद जैसे आपने कार्य भी पढ़ा है अब तक 10th तक, तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है बच्चों। बल देखें मैंने इसीलिए नहीं हटाया था कि बल की ये डायमेंशन हमने निकाली थी mL/T-2 इंटू विस्थापन L। तो L और L L2 हो जाएंगे बच्चों, तो mL/T-2। ठीक है बच्चों, कार्य हो गया। अब जैसे गति यूरिया की बात करें, गति यूरिया बराबर आपने पढ़ी है 1/2 mv²। m द्रव्यमान होता है, v वेग होता है। तो बच्चों इन जो कांस्टेंट होते हैं, मतलब जो अंकगणितीय संख्याएं हैं 1 2 3 4 गिनती, इनके कोई विमाएं नहीं होती, इनको नहीं लिखते हैं कि 1/2 लिख दो। जो भौतिक राशियां हैं, जो मूल राशियां हैं, उन्हीं के एक्सप्रेशन लिखेंगे आप। तो द्रव्यमान m द्रव्यमान है तो m हो गया, ठीक है, इंटू v क्या है, वेग, और वेग की मैंने अभी निकाली थी डायमेंशनल फॉर्मूला, विनिमय सूत्र निकाला था L/T-1। इसका स्क्वायर कर दें तो सॉल्व कर लें। देखिए m तो ये है ही, L2 हो गए, घात के ऊपर घातों तो घातों में गुणा हो जाता है, और T-2। तो देखें गति ऊर्जा की विमा भी वही आई जो कार्य की है, सेम है, क्योंकि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं बच्चों। स्थिति ऊर्जा की निकालोगे तब भी यही आएगी, जैसे स्थिति ऊर्जा की निकाल के देखा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा आपने जो पढ़ी है, स्थितिज ऊर्जा, इसे आपने U बराबर mgh पढ़ा होगा। m द्रव्यमान है तो m हो गया, g गुरुत्वीय त्वरण है, कोई सा त्वरण हो है तो त्वरण, और त्वरण का विनिमय सूत्र भी निकाला था L/T-2, और h दूरी हो गई, लंबाई हो गई l, तो कितना आएगा देखो m, l और l L2 T-2। तो देखें जो ऊर्जा है, चाहे गति ऊर्जा हो चाहे स्थिति ऊर्जा हो, वही विमा रहेगी जो कार्य की है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों बहुत व्युत्पन्न राशियां हैं, उनके विनिमय सूत्र मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग ये सीख गए कि इनको कैसे निकाला जाएगा। देखो अब आप कहेंगे सर आपने सब mL और T वाली निकाली, इसकी तो कोई निकाली नहीं, विद्युत धारा वाली भी नहीं है, तो एक दो इसकी भी सीख लो। देखो बच्चों विद्युत आवेश आपने पढ़ा होगा, विद्युत आवेश 10th में पढ़ के आए होंगे। विद्युत आवेश ये तो कक्षा 8 में भी पढ़ाया जाता है, Q बराबर IT, Q बराबर IT, I होती है धारा, तो इसका विनिमय सूत्र निकालना है, तो I धारा है, विद्युत धारा तो विद्युत धारा A, और T समय है, समय T, तो AT हो गया। देखो इसका भी निकाल दिया मैंने।
ठीक है बच्चों, तो सूत्र लिखिए, इनकी मदद से उनके संकेत लिखिए, विमीय सूत्र आपको ज्ञात हो जाएंगे। अब जैसे मैं एक ऐसा निकाल दूँ जिसमें टेम्परेचर भी आता हो बच्चों, जैसे बात करते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक पढ़ा होगा आपने, अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। एल प्रारंभिक लंबाई है, डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि है और डेल्टा टी टेम्परेचर है, समय नहीं है यहाँ पर। तो ये आपको सूत्रों के संकेत भी पता होने चाहिए। तो एल लंबाई एल और ये एल और ये ताप है तो ताप के, तो एल और एल से तो हट गए, क्या रह गया के ऊपर आके -1। ठीक है बच्चों, इसका भी यूज हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि इस तरीके से आप विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं और जैसे जैसे आप आगे भौतिक राशियां पढ़ेंगे आप बहुत सारे विमीय सूत्र पढ़ते चले जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे ही आप संवेग की निकाल के लाना, बल आघूर्ण की निकाल के लाना, जितनी भौतिक राशियां आपने पढ़ी हैं अब तक बच्चों, उनके विमीय सूत्र आप निकाल के लाइएगा। ठीक है बच्चों, आपने विमा सीखी और विमीय सूत्र सीखा। अब एक चीज और सिखा दें, एक होता है विमीय समीकरण। विमीय समीकरण, देखो विमीय समीकरण का क्या अर्थ है इसको समझ लें। विमीय समीकरण का अर्थ है कि जैसे आपने अभी बल का विमीय सूत्र निकाला था, वो कितना आया था mLT - 2। ये किसका विमीय सूत्र आया था अभी, बल का, और बल को F से लिखते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ये विमीय सूत्र बल का है, तो ये जो समीकरण बनी ये विमीय समीकरण कहलाएगी। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि बल mLT - 2, ये विमीय समीकरण हो गई। ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, ठीक है। तो विमीय समीकरण भी समझ गए। जैसे वेग का विमीय सूत्र LT - v आया, LT - 1 आया था, वेग को v से लिखते हैं। तो ऐसे अगर लिख दें ये एक्सप्रेशन, तो ये क्या कहलाएगा, विमीय समीकरण कहलाएगा। या वेग लिखते हैं या v लिखते हैं, उसका संकेत लिखते हैं। तो ये उसके जो विमीय सूत्र है उसमें संबंध बताता है कि वो किस व्युत्पन्न राशि का विमीय सूत्र है। तो इस तरीके से ये हो जाती है विमीय समीकरण। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आज आप सीख गए विमा क्या है, विमीय सूत्र क्या है, विमीय समीकरण क्या है। अब ऐसा करते हैं, आज आप प्रैक्टिस करिए उन भौतिक व्युत्पन्न राशियों की जो आप अब तक पढ़ चुके हैं, उनके विमीय सूत्र आप ज्ञात करिए। और मैं ऐसा करता हूं अगले लेक्चर में कुछ और भौतिक राशियों के विमीय सूत्र निकाल के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप खुद प्रैक्टिस कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ओके, आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।